जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर की 20 डेज सीरीज स्टार्ट करी हुई है। आज ये सीरीज़ जो है हमारी साइंस की सीरीज़ है। साइंस की सीरीज़ में हम लोगों ने 12 दिन तक 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज अपना ये सीरीज़ का 13वां दिन है, 13th डे है अपनी इस सीरीज़ का, ठीक है। और पैरेलल में हमारी मैथ की जो सीरीज़ है 20 डेज वो भी चल रही है। उसमें हम लोग आज शाम को जो वीडियो आएगी वो 10वीं क्लास होगी, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यूअस इन सारी वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड जो हमने मैराथन क्लास ली है साइंस की, और आने वाले टाइम में होप सो संडे तक मैं एक मैथ की संपूर्ण क्लास ले लूँगा। उसमें पूरी तरह से मैराथन होगी, उसमें कॉन्सेप्ट प्लस PYQ सारे पूरे पेपर का निचोड़ रहेगा, ठीक है। तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जब मैं ऑफलाइन बैच में ये क्वेश्चन कराता था तो काफ़ी इसमें बच्चों के अंदर मतलब कंट्रोवर्सी रहती थी लेकर के। आज मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की शून्य दूरी किंतु अशून्य विस्थापन हो सकता है। बताइए इनमें से कह रहा है कौन सा कथन सही है। कह रहा है अ बॉडी कैन हैव जीरो डिस्टेंस बट नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए अगर मान लो सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से थोड़ा सा भी अगर आपने चला, कुछ भी आपने मूवमेंट किया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आप चलोगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेवर भी जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे मान लो आप अगर ए पे हैं और आपने बी पे गए तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यही इसका क्या होता है, विस्थापन होता है। लेकिन अगर मान लो पाथ आपका इस तरह से घूमते घूमते गए और वापस वहीं आ गए तो फाइनल और इनिशियल तो एक ही पॉइंट हो गया ना। जब फाइनल और इनिशियल एक ही पॉइंट हो गया तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु का शून्य दूरी किंतु अशून्य विस्थापन हो सकता है, ये गलत है, ठीक है ना। तो पहला आपका गलत हो गया क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है, ठीक है। अगला बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु की शून्य चाल किंतु अशून्य वेग हो सकता है। कह रहा है अ बॉडी कैन हैव जीरो स्पीड बट नॉन जीरो वेलोसिटी। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। स्पीड कैसे जीरो हो जाएगी, जब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता तो स्पीड इक्वल टू होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब आपका डिस्टेंस ही कभी जीरो नहीं हुआ है तो स्पीड भी जीरो नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत हो जाते हैं दोनों, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। इसमें देखिए कह रहा है किसी वस्तु का शून्य वेग किंतु अशून्य त्वरण हो सकता है क्या। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन इसको समझाने का तरीका आप लोगों को समझ आना चाहिए कि इसको कैसे आप वेरीफाई करोगे कि ये हो सकता है। इसमें कह रहा है किसी वस्तु का शून्य वेग, वेग शून्य हो सकता है। रुक जाइए एक सेकंड, मैं इसको अच्छे से एकदम क्लियर करता हूं, कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे इस पॉइंट को लेकर के। बस एक सेकंड। देखिए सपोज आपके पास कोई पिंड है, कोई बॉल आपने लिया है या गेंद देख लिया है आपने, ठीक है ना। इसको आपने हवा में इस तरह से फेंक दिया, ठीक है। जब आप इसको फेंक रहे हो तो कंटिन्यूअस ये ऊपर जा रही है बॉल। जब ये बॉल ऊपर कंटिन्यूअस जा रही है तो इस पे जो एक्सीलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, अर्थ इसको खींच रही है कंटिन्यूअसली, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन इस पे काम कर रहा है ना। इसका मतलब एक्सीलरेशन इस पे है, इस पे क्या है, एक्सीलरेशन प्रेजेंट है। ये इसकी बात तो यही हुई ना। अब लेकिन जब बॉल फेंकते फेंकते एक टाइम ऐसा आएगा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे जब रुक जाती है बॉल, यहाँ सपोज रुक गई तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, अब जीरो हो गई। लेकिन एक्सीलरेशन तो अभी भी खींचने का काम कर रहा है ना, ग्रेविटी खींच रही है एक्सीलरेशन से, यहाँ पे जाके अब और तेज हो जाएगी एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है और एक्सीलरेशन नॉन जीरो की कंडीशन बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। यही कह रहा है ना किसी वस्तु का शून्य वेग किंतु अशून्य त्वरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, इस चीज को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगला डी ऑप्शन देखिए जरा। कह रहे किसी वस्तु का शून्य विस्थापन किंतु अशून्य वेग हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है शून्य विस्थापन। सपोज आप यहां से चलना शुरू किए, ठीक है,
यहाँ से चलना शुरू किया, अगर चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेग है इसमें, कुछ ना कुछ वेग है, तभी तो ये मोटरसाइकिल चल रही है। सपोज आप मोटरसाइकिल पे हो, चलते 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 आप यहीं आ गए, विस्थापन तो जीरो हो गया लेकिन मोटरसाइकिल अभी भी चल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब d इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और पर उसी एट अ टाइम वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो हो सकती है, वेग आपका जीरो नहीं हो सकता उसी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। क्योंकि बिना वेग के देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, वेग है तभी तो चल रहे हो, लेकिन यहाँ आने के बाद वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन वेग अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्व होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी वस्तु का शून्य विस्थापन किंतु अशून्य वेग हो सकता है, 100% हो सकता है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन देखिए जहाँ पे सी और डी हो, सी और डी ये सी ऑप्शन पे है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी वाला, ठीक है ना। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को मुझे डिटेल में आप लोगों को समझाना था क्योंकि हर बार बच्चे इसको बहुत ही डाउट बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है सामान्य तापमान और दाब पर 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है जल है, जल का कोई नमूना है, कोई पानी है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 102 डिग्री हो गया है। कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट? 102 डिग्री हो गया है। आप उसके हिमांक के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए ये रहा अपने पास वाटर, सपोज यहाँ पे वाटर है, ठीक है ना। अगर ये नेचुरल है, ठीक है ना, इसमें कुछ अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं वो है, तो ये बॉयल होगा कितने पे? 100 डिग्री पे। और फ्रीज किस पे होगा? ये होता है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे जमता है। लेकिन अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटी अगर हम मिला दें तो इसी जो वाटर, जो इम्प्योर जो वाटर है, मान लो नमक वगैरह मिला दे, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 से बढ़ जाता है, 100 से प्लस आ जाएगा, 100 से ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये 0 से भी नीचे चला जाता है, नेगेटिव में, 0 से माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये क्या कंडीशन है, इसने 102 कह रहा है कि 102 पे बॉयल हो रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। और जब बॉइलिंग 100 से ज़्यादा पे होगी तो अभी मैंने बताया कि उसका फ्रीजिंग 0 से कम पे होगी फ्रीजिंग। तो देखिए 0 से कम पे कहाँ दिया है, वह 0 से नीचे बर्फ बनेगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। समझ गए? आ जाइए, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं केवल सब्सक्राइब करने को ही कहता हूँ और कुछ नहीं, और शेयर आप लोग कर ही सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लग रहा है तो। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए, और बड़ा कर दूं क्या क्वेश्चन? लो मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, रुकिए एक सेकंड, मैं क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, ये हिंदी वाला भी यहाँ रखा हूँ, अभी इंग्लिश वाला भी कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए क्रम में सही प्रकार से स्थिति रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। पहला रिक्त स्थान है कि एक मोटी भित्ति की थैली है, इसका आकार चपटा जे जैसा है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह 2 रिक्त स्थान फिर आ गया, यह से एक सिरे पर भोजन प्राप्त करता है, दूसरे सिरे पर फिर डैश डैश में खुलता है, वह डैश डैश स्रावित करता है जो कई जीवाणुओं को मार देता है, ठीक है। तो इस जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें क्या भरोगे? अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो जे टाइप लिखा है, इससे एक चीज समझ में आ गया कि ये स्टमक की बात कर रहा है, अग्नाशय की बात कर रहा है, ठीक है ना, अग्न्यास, ठीक है ना, स्टमक। स्टमक की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, अग्नाशय यहाँ पे भरेंगे हम लोग, अग्नाशय एक मोटी भित्ति की थैली है जिसका आकार जे टाइप होता है। देखिए आहार नाल ऐसे आती है, इधर आने के बाद अग्नाशय कुछ इस तरह से खुलता है, आप लोग अगर फिगर देखे होंगे, अरे एक तो मैं ऑटो लगा रखा है ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से खुलता है, ठीक है। उसके बाद ये जा करके आगे भोजन को ले जा करके छोटी आंत में खुलने लगता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, इस तरह से है, जे टाइप का ये होता है, कुछ इस तरह से होता है, ये गोल हो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये हो गया जे जैसा, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, यह एक सिरे पर भोजन प्राप्त करता है। तो चलो देखिए पहला रिक्त स्थान आहार नाल मतलब अग्नाशय से शुरू कौन सा है, यहाँ लीवर से शुरू है, ये कट गया,
यहाँ अमाशय से शुरू है, ये भी कट गया, यहाँ स्टमक से शुरू है, यहाँ यकृत, यहाँ लीवर से, ये भी कट गया, केवल सी ऑप्शन बच गया। तो अग्नाशय और फिर अमाशय, सॉरी हाँ अग्नाशय हो गया, जो जे टाइप का हो गया वो पैंक्रियाज हो गया, छोटी आंत में खुलता है अग्नाशयी रस, सॉरी उल्टा क्यों हो रहा है, अग्नाशय नहीं, ये अमाशय बोलते हैं इसको, स्टमक तो इंग्लिश सही लिखा हुआ ना, हाँ ये रहा, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ये वाला दे रखा, बी वाले पे है इसका आंसर। यहाँ पे देखिए बी वाले पे, हाँ बी वाले पे ही तो है, अमाशय है, इसको काटिए, गलत कर दिया है मैंने, रुक जाओ। यहाँ पे देखिए अमाशय, फिर भोजन नली से जो ऊपर से जुड़ी होती है, छोटी आंत में आके खुलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है जो कि जीवाणुओं को मार देता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्टमक, हमने स्टमक लिखा था, हिंदी इसका अमाशय होता है, ठीक है ना, अमाशय होता है, अग्नाशय अलग चीज़ होता है, पैंक्रियाज होता है वो, अमाशय, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखोगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, ऐसे आसान क्वेश्चन है वैसे। इसमें कह रहा है एक महिला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा अपने घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने बैंक तक जाती है, ठीक है। सपोज यहाँ महिला का घर है, ठीक है, यहाँ से ये रहा बैंक, बी पे जाती है, V1 इसकी चाल दे रखा है कितना, 20 की स्पीड से जाती है, टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहा है, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है किससे, 30 के हिसाब से, जा रही है 20 के हिसाब से, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, वापस आती है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए औसत चाल क्या होता है, औसत चाल जो होता है आपका, ये होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है ना औसत चाल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, जब कोई पर्सन सेम रास्ते को दोहराता है, जहां से गया, सपोज ये ए से गया और फिर वापस इसी रास्ते से आया है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है औसत चाल का, ये होता है एवरेज स्पीड का 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। एक सेकेंड मैं इसको यहां लगा देता हूं, प्लस v2, ये इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। क्या फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, जितने वेग से गया और जितने से आया उनका मल्टीपल करके डबल कर दो, नीचे उनको जोड़ दो। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 20 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से आई है, और नीचे हो जाएगा 20 प्लस 30, 20 प्लस का 30, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 20 दूना 40, ये कर लीजिए, 2 गुणा 20 गुणा 30 बटा 30, 20 50 हो गया, 1 0 से इसको काट दिया, 5 से इसको काटा, 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8 तिहाई, अरे कुछ गलत हो रहा है क्या, 0 से ये कटा, नीचे 5 बच गया, और ये 20 है ना, 5 चौक को 20, 4 दूनी 8 तिरिक 24, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8 तिया 24, तो ये 24 की स्पीड से इसका औसत जो आ जाएगा वो 24 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक सेकंड पेन चेंज कर लो, हाँ। कह रहा है खेती के विभिन्न प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए, जो खेतीबाड़ी, जो गांव के बच्चे होंगे, जो देखे होंगे खेती बाड़ी, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। पहला कह रहे हैं फसल काटने से पूर्व ओटाई फटकन की जाती है, ये गलत है, फसल काटने के बाद दाने को फटकन किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं, जुताई से पूर्व बुआई की जाती है, नहीं, पहले जुताई होती है देन बुआई की जाती है, तो ये भी गलत हो गया आपका। अगला क्या कह रहे हैं, थ्रेसिंग के बाद जुताई होती है, भैया थ्रेसिंग सबसे लास्ट में आता है, गेहूं या कोई भी फसल कट जाती है फिर उसकी दवाई या थ्रेसिंग होती है, अनाज को अलग करना, जैसे पौधे की बाली में से अनाज को अलग करने को थ्रेसिंग बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही बचा, यही सही होगा। कह रहा है फसल काटने के बाद थ्रेसिंग की जाती है, हाँ बिल्कुल, काटने के बाद ही दवाई, थ्रेसिंग का मतलब दवाई की जाती है, ठीक है ना, अनाज को अलग किया जाता है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। अच्छा देखिए, कई सारे पेपर सेट में प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, हमने प्रीवियस 2-3 क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, तो 1-2 आप इसको देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये कह रहा है किसी शहर का मौसम का चार्ट है,
अधिकतम तापमान दे रखा है, न्यूनतम तापमान दे रखा है, महीनों के नाम दे रखा है। ठीक है, कह रहा है जनवरी में अधिकतम ताप 23 डिग्री होता है। तो ये अपने नॉर्थ में तो यहाँ पे तो है नहीं, दिल्ली वगैरह में कभी भी जनवरी में 23 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है क्या? जनवरी में 23 डिग्री टेम्परेचर का मतलब है कि उतना तो आ जाता है आपका अप्रैल मई में। ठीक है ना, तो और न्यूनतम 16 डिग्री जनवरी में, न्यूनतम 16 डिग्री जनवरी में अपने इधर कितना हो जाता है दिल्ली वगैरह में, माइनस में आ जाता है, मतलब 1-2 टेम्परेचर 5-6 आ जाता है। ठीक है, तो ये किसी गर्म प्रदेश के बारे में बातचीत चल रही है कि 23 है, उसके बाद 27 हो जाता है, मार्च में 32, अप्रैल में 38 और मई में 40 तक चला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कोई गर्म प्लेस की ही बात कर रहा है, राजस्थान जैसे एरिया की। तो देखिए चेन्नई तो हो नहीं सकता, कोच्चि नहीं होगा, शिमला तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, इतना टेम्परेचर जाता नहीं। राजस्थान का आता है जोधपुर, यही ये जो मौसम चार्ट है ये जोधपुर का चार्ट है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग 2-4 क्वेश्चन देखे रहेंगे तो अच्छे से वहां कर पाएंगे। यहां आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बात का ध्यान रखना, कह रहा है सही नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है धातुएं जो मेटल होते हैं अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, तो इसने सही नहीं है वो पूछा था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगला कह रहे हैं जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल भैया, जो धातुएं होती हैं विद्युत का अच्छा चालक और उष्मा का भी अच्छा चालक होती हैं, सुचालक होती हैं। ये भी सही है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होती हैं। गलत बात है भैया, ये क्षारीय होती हैं, क्षारीय होती हैं। जैसे सोडियम हो गया NaOH, ये क्षार होता है और इनका जो वो नेचर होता है ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था आपसे, सही नहीं है तो यही सही नहीं है। आगे के ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने जूनियर्स और अपने जो कॉलेज वाले हैं उनके साथ ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा ताकि कुछ बच्चे जुड़े, क्योंकि मैं मैथ और साइंस का बिल्कुल NCERT का पूरा डिटेल सिलेबस लेके आने वाला हूँ सीटेट पेपर के बाद। आप लोग देखेंगे कि उस कोर्स के बाद जो मैं मैथ का कॉन्सेप्ट कोर्स लेके आने वाला हूँ, कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम दे देना। हर टीचिंग के एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 20 में 20 सही करके आओगे, सब के सब सही करके आओगे। ठीक है ना, तो आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मेंढकों में डैश डैश का प्रक्रम हार्मोन डैश डैश द्वारा नियंत्रित है जिसके उत्पादन के लिए जल में डैश डैश की उपस्थिति आवश्यक है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ एक बारी। इसमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डैश डैश इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन डैश डैश हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ प्रेजेंट ऑफ दिस वाटर। ठीक है, ओके। एक चीज ये ध्यान रखना, जो मेंढक होते हैं उसमें पहली बात निषेचन नहीं उसको बोला जाता है, कायांतरण होता है उनके अंदर। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं उसको, वो क्रिया होती है, उसके थ्रू जनन क्रिया आगे बढ़ती है और वो ऐसे जल में करते हैं जहां पे आयोडीन प्रेजेंट हो। तो ऐसा देखिए जल लास्ट में, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में आयोडीन आना चाहिए, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, तो यहीं पे केवल आयोडीन है, तो जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कायांतरण है और थायरॉक्सिन की जरूरत होती है और ये आयोडीन। ठीक है, तो मेंढकों में कायांतरण का प्रक्रम हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित है जिसके उत्पादन के लिए जल में क्या जरूरत होती है, आयोडीन। तो थायरॉक्सिन तभी जनरेट हो पाता है किसकी वजह से, कि जल में आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आ जाइए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थों का एक समुच्चय सेट है जो क्षारीय प्रकृति का है, मतलब बेसिक नेचर का है। इनमें से देखिए कौन सा है जिसमें सब कोई बेसिक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सारे ग्रुप में देखिए, ढूंढिए कोई एसिड वाला तो नहीं है। जैसे देखिए यहाँ सिरका लिखा है, सिरका क्या होता है, एसिडिक होता है, इसका मतलब ये समुच्चय का खत्म, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। समुच्चय में सारे बेसिक होने चाहिए, ठीक है ना, मतलब सारे क्षार होने चाहिए। यहाँ पे दही दे रखा है, ये भी खट्टा होता है, ये भी एसिड होता है, ये भी ऑप्शन कट गया आपका। इसमें कैलेमाइन, सोलसल, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की, मार्जक, इसमें देखिए कहीं पे भी कोई एसिडिक नेचर का नहीं आया, तो यही पूरा हो जाएगा आपका आंसर। इसमें देखिए क्या दिख रहा है, नींबू देख रखा है, तो नींबू की वजह से ये भी कट गया।
तो खाली बेसिक की बात करें तो सी ऑप्शन का ऐसा सेट है जो केवल और केवल क्या है, बेसिक है। और बेसिक चीजें बेस क्या करता है, बेस करता है कौन से लिटमस पेपर में किस में बदलता है, तो बेलन हमने ट्रिक बताया था, बेस लाल लिटमस को नीला में कर देता है। और वहीं अनिल ट्रिक बताया था, अनील, आ मतलब अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये दोनों ट्रिक याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एसिड बेस से। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, निम्न नीचे दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन है, असर्शन दे रखा है आपको कि पिघलने पर सभी ठोसों के आयतन में वृद्धि होती है, हो जाती है? नहीं भैया, आयतन में वृद्धि नहीं होती। कभी भी आप गिलास में पानी में बर्फ डाल करके देखिए, बर्फ ठोस है, पिघल करके आयतन में बल्कि कमी होगी, वृद्धि नहीं हो सकती, या तो वही रहेगा। तो ये तो ऑप्शन असर्शन आपका गलत हो गया। कह रहा है पिघलने पर ठोस के परमाणुओं का आमाप बढ़ जाता है। इंग्लिश कहाँ है इसकी, ये द साइज ऑफ द एटम कंप्रेसिंग द सॉलिड इंक्रीज व्हेन दे मेल्ट। नहीं भैया, कोई साइज बढ़ता नहीं है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर कथन और रीजन दोनों ही असत्य है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और बच्चे गलत भी करते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। कह रहा है स्तंभ 1 में दिए गए मिश्रण को स्तंभ 2 में दिए गए उस प्रक्रम से सुमेलित कीजिए जो उसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जो उसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कुल मिलाकर के लेफ्ट में इस वाले स्तंभ में आपको मिश्रण दे रखा है, इसमें आपको अलग करने की विधि दे रखा है। तो देखिए पहला मिश्रण क्या दे रखा है, पहले स्तंभ में कह रहा है नेफ्थलीन का पाउडर और लवण, नेफ्थलीन का पाउडर और लवण एक जगह मिक्स करके रखे हैं, तो आप किस विधि से उनको अलग करोगे। तो आप लोगों को मैंने क्लास वाले कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है कि सब्लिमेशन होता है कपूर में, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है ना, नेफ्थलीन हो गया, ये सब सब्लिमेशन प्रोसेस का फॉलो करते हैं। मतलब इन्हें हीट करने पे ना ये सीधा ठोस से गैस में चले जाते हैं। कपूर देखो कभी गलता है ना, उसको जलाओगे तो गलता नहीं है, सीधा गैस बदल जाता है, इसमें लाती है केवल। ठीक है, तो नेफ्थलीन को अगर लवण से अलग करना है तो सिंपल सी बात है, आपको ऊर्ध्वपातन क्रिया करनी पड़ेगी। तो ए आपका मिल जाएगा 3 से। अच्छा देखिए, एक मिल गया तो एक से ही आप ऑप्शन कूट ढूंढ सकते हो। वैसे एक और इसमें आसान सा देख लेते हैं कोई सा, एक सेकेंड। देखिए लवण और जल, नमक और पानी अगर है तो उसको कैसे अलग करोगे, तो पानी को वाष्प बना के उड़ा दो, केवल लवण बच जाएगा। ठीक है, तो लवण और जल जो हो जाएगा वाष्पन विधि द्वारा हो जाता है। तो देखिए ए को मिलान करा है इसने 3 से, और डी का मिलान होना चाहिए किससे, 2 में। ऐसा ऑप्शन जरा ढूंढिए, नीचे सारे कूट दे रखे हैं। ए का 3 कहाँ पे है, जरा देखिए, ए का 3 एक ही ऑप्शन है बी में, तो आसानी से मिल गया। और डी का 2, हाँ डी का 2 ये भी मिल गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी चीजें अब इसके हिसाब से आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लेंस मिरर से क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहले कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। नहीं भैया, जब वो पोल और उसके आगे जाता है, स्थिति रहती है, तो वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है। मैंने पूरा लेंस का चैप्टर पढ़ा रखा है, आप लोग चैप्टर वाले कॉन्सेप्ट में जाकर के सीख लीजिएगा, सब कुछ बता रखा है। ये गलत दे रखा है, सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है एक अवतल दर्पण सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये भी गलत है। ये आभासी और वास्तविक दोनों बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये भी गलत है। अवतल लेंस हमेशा नहीं बनाता वास्तविक प्रतिबिंब। डी ऑप्शन कह रहा है एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। अगर आपको किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो देखिए यहाँ पे बहुत डिटेल में जाने का मतलब पूरा चैप्टर पढ़ाना हो जाएगा। आप लोग चैप्टर में चले जाइए, वहाँ पे उसमें मैंने लाइट चैप्टर और ये सब पढ़ा रखा है, लेंस मिरर सब बता रखा है बिल्कुल डिटेल में, वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए,
विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, कह रहा है चीनी का विलयन विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। नहीं भैया, चीनी के विलयन में विद्युत नहीं बल्कि नमक के विलयन में विद्युत अच्छा सुचालक होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शुगर जो होता है ना आयोनाइज नहीं होता है, आयंस इसके नहीं बनते हैं जब, और विद्युत को फ्लो करने के लिए आयोनाइजेशन की जरूरत होती है, आयंस की मूवमेंट की जरूरत होती है। तो चीनी जब घोली जाती है तो आयंस में नहीं टूटती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, अभिकथन गलत है। कह रहा है चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, अभी तो बताया आयन में विघटित नहीं होती है, तो अभिकथन गलत है और रीजन सही है। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए इसमें। ये डी ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ए असत्य है किंतु आर सत्य है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, और इसमें जब जिस पेपर में आया था उसमें एक गलती हुई थी, मैं उसको बताता हूं आप लोगों के सामने। इसमें कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर कोई इस तरह से आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल होता है इसका, ये साउथ पोल होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में जाके एंटर करती हैं, यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, इस तरह से एंटर करती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से। अरे इसको थोड़ा हटाओ, ये रहा आपका, इस तरह से जो है एंटर करती हैं, बाहर बाहर यही इसका होता है। एक तो ऑटो लगा रखा है और दिक्कत कर रहा है। ठीक है, देखिए बाहर बाहर किधर जाती है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर की तरफ क्या होती है, यही चीजें कंप्लीट क्लोज पाथ बना लेती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, यहाँ जाकर के एकदम क्लोज लूप बना देती हैं। ठीक है, तो बाहर जाती हैं नॉर्थ से साउथ, अंदर आती हैं साउथ से नॉर्थ, और पोल के किनारे ये सघन हो जाती हैं, तो सघन हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, और ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। अब जरा प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या दे रखा है। पहला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो ये सही है, तो आंसर नहीं है इसका। कह रहा है कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है आपसे ऑप्शन, तो ये सही है, तो इसलिए आंसर नहीं है। अगला कह रहा है प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र है। बिल्कुल देखिए, ऐसे गई ऐसे वापिस आ गई, बंद और कंटिन्यूअस है ना, तो ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं है। कह रहा है चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर होती है। बिल्कुल बताया ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, अंदर अंदर, बाहर नहीं अंदर, ये भी सही है, ये भी आपका आंसर नहीं है। अब बड़ी बात तो ये इसमें आई है, कह रहा है ये ध्रुवों के निकट संकुलित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ये भी सही बात है। ध्रुवों के निकट यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, तो ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं है। तो इसका तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। इसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो एक भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है कोई एक और ई ऑप्शन बना लीजिए NOT करके, ठीक है ना, तो ये आप कर लेते हैं सही इसका, क्योंकि सारे के सारे सही ऑप्शन है, क्योंकि सारे फॉलो करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों में रक्त, मतलब मसूड़ों से ब्लड फ्लो हो रहा है, बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किस वस्तु के अंतर्ग्रहण से वृद्धि उसके लिए सहायक होगी? देखिए, मसूड़ों में जब वो ब्लड निकलता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, बच्चा कमजोरी फील करता है, तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी में क्या होता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है। ये तभी जाकर के मसूड़ों से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। तो जब मसूड़ों से ब्लड निकलता है तो विटामिन सी की कमी होती है, तो विटामिन सी को पूरा करने के लिए हमें खट्टे फल खाने पड़ते हैं। तो देखिए, इनमें से खट्टा फल कौन है, आंवला ही है, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्या आंवला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी देता है, ये विटामिन सी देता है। ओके, अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किन्हीं दो प्राणियों जीवों के बीच सहजीवी संबंध की सही व्याख्या करता है? मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, सहजीविता क्या होती है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, किन्हीं दो प्राणियों के आपस में साथ रहने पर जिसमें दोनों का भला हो, दोनों का फायदा हो, वो एक दूसरे के सहजीवी बोले जाते हैं। जैसे सपोज
भैंस के ऊपर बगुला अगर बैठा हुआ है तो दोनों का फायदा होता है। कैसे? देखिए, भैंस के शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे जू होते हैं जो भैंस को नुकसान पहुंचाते हैं, बगुला जब भैंस के ऊपर बैठ जाता है तो उन छोटे छोटे जू को निकाल निकाल के खा जाता है, तो बगुले का पेट भर जाता है और भैंस को जू से मुक्ति मिल जाती है, तो दोनों के फायदे हुए ना। तो ऐसी ही कंडीशन को क्या बोला जाता है? सहजीविता। तो एक दूसरे पे के भरोसे हैं, दोनों का फायदा हो, तो इसी को बोला जाता है सहजीवी। तो ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें दोनों प्राणियों का भला हो। पहला कह रहा है जीवित प्राणियों के लिए स्पीसीज मृत और सड़े गले खाते नहीं, ये गलत हो गया। कह रहा है जीवों की एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज की कीमत पर लाभ प्राप्त करती है, केवल एक दूसरे पे नहीं करता, दोनों का लाभ होना चाहिए। अगला कह रहा है जीवों की दो स्पीसीज एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, यही सही है। दो स्पीसीज दोनों का फायदा हो तो उसे बोलते हैं सहजीविता या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। जैसे हमारा आपके साथ है, आपका पढ़ने में फायदा हो जा रहा है, मुझे सब्सक्राइबर वगैरह देख करके खुशी का मिल जा रहा है, तो दोनों चीजें वही हैं, ठीक है ना। अगला आ जाइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका एक भोजन परिरक्षक के रूप में उपयोग नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज द फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना। भोजन संरक्षक के रूप में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? देखिए, भोजन संरक्षक में क्या क्या इस्तेमाल होता है? सोडियम बेंजोएट वगैरह इस्तेमाल होता है, नमक इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिरके उरके में नमक लगा करके बहुत दिन तक बचा करके रखा जा सकता है। फॉइलिंग पेपर होता है, जो एल्युमिनियम का फॉइल पेपर होता है, वो भी फूड को संरक्षित करता है, खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो देखिए, सोडियम बेंजोएट भी है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड भी है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक भी है, ये सारे के सारे हमारे काम आते हैं भोजन को परिरक्षा देने के लिए, भोजन को रक्षा करने के लिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल तो साबुन वगैरह बनाने में या और वो धमाकेदार उस तरह से चीजें बनाने में की जाती है, तो यही इसका आंसर नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर एंड, अच्छा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज, सर ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर नहीं है। तो देखिए, अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं? एक वो कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक कोशिकी हैं। वहीं जो मोल्ड, फफूंदी होती हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं बड़ी मेहनत से चीजें आप लोगों को करा रहा हूं। अभी जब तक पेपर नहीं हो जाते आपके, तब तक मैं मैथ और साइंस दोनों डेली कराऊंगा, ठीक है ना। इसमें 20-20 क्वेश्चन बिल्कुल पेपर वाले कराऊंगा, ठीक। तो आ जाइए, इसमें देखिए क्या कह रहा है। अभिकथन कह रहा है किसी सीटी, विशिल की बात कर रहा है, कि ध्वनि किसी ढोलक की ताल से अधिक तीक्ष्ण होती है, ठीक है ना। तो जो आप लोगों ने विशिल की आवाज सुना होगा और वहीं ड्रम ढोलक की आवाज सुना होगा, तो विशिल जो होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, सुनाई देती है, बहुत दूर तक जाती है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है अभिकथन। इसका रीजन क्या होता है कि आयाम ज्यादा होता है इनके, मैंने उसमें पढ़ा रखा है, इस तरह से जो चलती हैं, लहर चलती है, इसमें आयाम जो होता है मैक्सिमम होने की वजह से ये कंडीशन आती है। कारण दे रखा है कि सीटी द्वारा उत्पन्न ध्वनि कंपनों में आयाम ढोलक द्वारा उत्पन्न कंपनी से उच्च होता है, बिल्कुल सही है। तो ये इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें जो कारण भी और व्याख्या भी दोनों सही हो, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और भी तो नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए ले आ सकूं। अब मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।